विदुषां सहृदयताया विषये नास्तेव कोऽपि संदेहः। विदुषां सहृदयताया विषये नास्तेव कोऽपि संदेहः। दुःखा करोति केवल मेषां वाचं यवत्वं माम्। दुःखा करोति केवल मेषां वाचं यवत्वं माम्। अभी आपने सुना संस्कृत के एक ऐसे विद्वान को जिसकी रचनाओं में खयाम की रुबाई भी है और गालिब की दीवानगी भी। बाण भट्ट की निरापद बहती कल्पनाओं की तरंगे हैं और कालिदास का सौंदर्य बोध भी। हम बात कर रहे हैं सासाराम की माटी में जन्मे संस्कृत साहित्य के अनमोल रत्न डॉक्टर जगन्नाथ पाठक की। एक विद्वान के रूप में जहां डॉक्टर जगन्नाथ पाठक ने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान गंगानाझा परिसर प्रयागराज तथा श्री रणवीर केंद्रीय विद्यापीठ जम्मू में प्राचार्य के पद को सुशोभित किया, साथ ही अनेक पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी, वहीं एक अनुवादक के नाते मिर्जा गालिब के उर्दू गजलों का संस्कृत में पद्यानुवाद करना हो या दारा शिकोह के फारसी में लिखे मज़्म उल बहरैन का हिंदी अनुवाद, वे अपनी लेखनी के माध्यम से सदैव आंदोलनरत रहे। परंतु उनका परिचय इससे कहीं आगे है जब हम उन्हें संस्कृत व हिंदी साहित्यकार के रूप में देखते हैं। दर्शन और श्रृंगार की गहराइयों को साहित्य की गूढ़ता में पिरोती उनकी रचनाएं उनके गहरे व्यक्तित्व को उजागर करती हैं। उनके व्यक्तित्व के इस आभा मंडल का विस्तार ही कहें कि स्वभाव से अत्यंत सरल, विनीत और संस्थागत राजनीति से सहज दूर माता सरस्वती के इस उपासक को सुधी जनों का पर्याप्त प्रेम व सम्मान मिला, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, के बिड़ला फाउंडेशन का वाचस्पति पुरस्कार, उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी का विश्व भारती पुरस्कार जैसे अनेक पुरस्कार व सम्मान सम्मिलित हैं। डॉक्टर पाठक को याद करते हुए जगन्नाथ सुभाषितम के संपादक बनमाली बिस्वाल जी बताते हैं, उनके आर्या मुक्तकों के संग्रह जगन्नाथ सुभाषितम के दोनों भागों की संपादना के क्रम में मैंने पाया कि भारतवर्ष में उनके समकक्ष कोई अन्य आर्या छंद को संभालने वाला नहीं है। वहीं उन्हें अपने अभिभावक स्वरूप देखने वाली राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान गंगानाझा परिसर की साहित्य विभाग अध्यक्षा प्रोफेसर शैल कुमारी जी बताती हैं, हमने एक आदर्श के रूप में देखा उनको कि इतने अध्यवसायी, समय व्यर्थ न जाना, हमेशा कुछ लिखते पढ़ते रहना। और उनके कमरे में कहीं मैं जाती थी तो एक जो कागज़ की पुड़िया भी मिलती थी उनके चारों तरफ, बिस्तर के चारों तरफ में, उस पर भी कुछ श्लोक लिखा होता था, कविता लिखा रहता। और जब भी मैं सामने पढ़ती थी तो आप क्या कर रही हैं, आप कुछ लिख रही हैं, कुछ पढ़ रही हैं। बाद में तो हमें उनके सामने जाने में डर लगता था, फिर कुछ पूछेंगे, इसके पहले हमें कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, कुछ हमें तैयार करना चाहिए, कुछ पढ़ना चाहिए, क्योंकि पूछेंगे तो मुझे जवाब देना पड़ेगा और मैं क्या कर रही हूँ इसलिए मुझे पूरी तैयारी करनी पड़ती थी। एक तरह से हमेशा सारस्वत पुरुष थे वो, हमेशा सरस्वती का आराधना में तत्पर रहते थे और हमेशा पढ़ाई लिखाई के अलावा मेरे ख्याल से कभी और किसी विषय पर चिंतन उनका नहीं होता था। और जो भी उनके सामने जाता भी था तो वो हमेशा उनसे यही चर्चा होती थी, या तो उनके संपर्क से व्यक्ति जाते थे या तो विद्यार्थी होते थे। विद्यार्थियों से भी उनके यही विषय होता था कि आप क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं, समय क्यों व्यर्थ दे रहे हैं। इस तरह से हमें 1 महीने के समय में हमने बहुत कुछ उनसे सीखा और समय की सार्थकता कैसे की जाती है यह हमने उनसे सीखा। डॉक्टर जगन्नाथ पाठक का जन्म 2 फरवरी सन 1934 को सासाराम में विश्वनाथ पाठक एवं सुरता देवी के
प्रथम संतान के रूप में हुआ तो सहज ही माता पिता के साथ ही दादा दादी का भी इन्होंने खूब लाड़ दुलार पाया। इनसे छोटे इनके 3 भाई हैं, बैजनाथ पाठक, रामजी पाठक एवं कृष्णानंद पाठक। परंतु जिस जगह और जिस समय में पाठक जी बड़े हुए वो वक्त परिवार को आपके माता पिता और सहोदरों तक सीमित न रखकर एक विस्तृत और सुदृढ़ स्वजनों का समूह तैयार करके देता था। वो समूह जिसके साथ बड़े होते हुए जाने अनजाने व्यक्तित्व के कई आयाम गढ़े जाते थे और इनके व्यक्तित्व के आयाम गढ़ने में तो इनके वृहत परिवार की महती भूमिका रही। सनातन धर्म संस्कृत विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा लेने का निर्णय हो या फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु गृह त्याग का निर्णय, इनके जीवन की दशा और दिशा तय करने वाले ये निर्णय इनके घर के किसी बड़े बुजुर्ग ने नहीं बल्कि साथ खेलने कूदने वाले मोहल्ले के बड़े भाइयों क्रमशः श्रीनाथ पाठक और सीताराम पाठक के साथ मिलकर लिया हुआ निर्णय था। संस्कृत काव्य में रुचि जगाने वाले जहां बड़का बाबूजी चित्रकवि पंडित रामरूप पाठक थे तो संस्कृत वाचन सिखाया रिश्ते के चाचा भागवत पाठक ने। इस तरह हंसते खेलते साहित्य के बीज जगन्नाथ पाठक के बाल मन पर रोपित हो गए, जो समय के साथ पुष्पित और पल्लवित होते रहे। उनकी रचनाओं में यदा कदा सासाराम की वो झलकियां मिलती रहती हैं जो उन्होंने अपनी यादों में बसाई थीं। और यही नहीं, अपने जीवन के आखिरी समय में वो अपनी उन यादों को सासाराम के इतिहास को संजोने में बड़े तत्पर थे और जाते जाते एक पुस्तक लिख रहे थे यादों के झरोखों से, जो अधूरी ही रह गई और साथ ही अधूरी छूट गई बाण भट्ट की जीवनी लिखने की वो चाह जिसकी एक वजह भारी पड़ता कोई भीतरी द्वंद्व भी था। जीवन के आखिरी पड़ाव में उनके मित्र रहे हिंदी के विद्वान अजीत पुष्कल जी बताते हैं, जो मैंने देखा कि जिज्ञासा के अलावा अभी उनको कुछ करने की भी बहुत इच्छा थी, बहुत कुछ करना चाहते थे और लौट कर संस्कृत में ही काम करना चाहते थे। और उसमें बहुत ही उनके मन में यह था कि मैं बाण भट्ट की जीवनी लिखूं। कई बार कहा, कुछ जुटाया भी। मुझे याद है एक छोटी सी कहानी उन्होंने लिखी थी, जो बाण भट्ट अपनी बुआ से बात करता है। तो 1.5 पेज की कहानी, बुआ से बात कर रहा है। अब क्योंकि वो लिख नहीं पाए, वो अलग बात है, क्यों नहीं लिख पाए, क्या द्वंद्व था या क्या मजबूरी थी, ये तो वही जाने, मगर ये बहुत बड़ा काम करने की उनकी इच्छा थी जो वो नहीं कर पाए। जो कवि 82 वर्ष की अवस्था में भी मन में कई जिज्ञासा, काफी कुछ रचने की चाहत और कवि मन का अंतर द्वंद्व पालता हो, वो अपने सारे जीवन साहित्य की सेवा में कितना तल्लीन रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। उनकी साहित्य की यह सेवा बचपन में संस्कृत विद्यालय में पढ़ने के दौरान ही शुरू हो गई थी, जब वे कापिशायनी की पंक्तियां लिखने लगे थे, जिसके लिए वर्ष 1981 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया था। 1949 ईस्वी में बिहार संस्कृत बोर्ड से मध्यमा की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत जगन्नाथ पाठक अपने बड़का बाबूजी चित्रकवि पंडित रामरूप पाठक के अधिक संपर्क में आए और आगे चलकर उनकी पुस्तक चित्र काव्य कौतुकम का सह संपादन किया, जिसके लिए पंडित रामरूप पाठक को वर्ष 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शास्त्रीय कक्षा में पहुंचने पर अभिनव किरातार्जुनीयम महाकाव्य की कथा वस्तु को लेकर सर्गबद्ध महाकाव्य की रचना की, जिसमें 10 सर्ग थे। यह अपने उम्र के हिसाब से आश्चर्यजनक घटना थी, जिसने इन्हें चमत्कारी छात्र की पहचान दी। यहाँ यह बताना दिलचस्प होगा कि आगे की पढ़ाई बनारस से करने के इरादे से
जब आप घर से बिना किसी से कुछ कहे निकल पड़े, तब आपके पास मात्र आपकी यह नई रचना और 2 रुपये थे, जिसमें 1.25 रुपये टिकट खरीदने में ही खर्च हो गए थे। काशी में आपको कई अच्छे मित्र भी मिले और गुरुजनों का सान्निध्य भी, जिनमें पंडित बलदेव उपाध्याय, प्रोफेसर वासुदेव शरण अग्रवाल, स्वामी महेश्वरानंद जी सरस्वती व प्रोफेसर सिद्धेश्वर भट्टाचार्य सम्मिलित हैं। इसी बीच आपका परिचय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से भी हुआ, जो आपके चाचा श्रीनाथ पाठक जी के मित्र थे। इस तरह विद्वत मंडली के बीच रहकर वर्ष 1957 में शास्त्राचार्य की उपाधि प्रथम श्रेणी में हासिल की और बैद्यनाथ धाम देवधरा में स्थित गुरुकुल महाविद्यालय में अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। लेकिन वहां अधिक समय मन नहीं लग पाया और वापस वाराणसी आकर BHU से संस्कृत में MA और फिर हिंदी से भी MA की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसके पश्चात धनपालकृत तिलक मंजरी का आलोचनात्मक अध्ययन विषय पर प्रोफेसर सिद्धेश्वर भट्टाचार्य के निर्देशन में शोध कार्य वर्ष 1968 में पूरा किया। चूंकि सासाराम की संस्कृति मिली जुली है और डॉक्टर पाठक का स्वभाव जिज्ञासु, तो सहज रूप से यहाँ के उर्दू के विद्वानों से इनका लगाव रहा, जिसमें अल्ताफ हुसैन मानुष सहस्रावी विशेष उल्लेखनीय हैं, जिनसे इन्होंने उर्दू सीखा और काशी में संस्कृत के अध्ययन के साथ ही अलग अलग विद्वानों के संपर्क में रहकर उर्दू और फारसी की गूढ़ जानकारियां हासिल की। उनके उर्दू और खासकर मिर्जा गालिब के प्रति रुझान को उनके मित्र शिव कुमार जी कुछ इस तरह याद करते हैं। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जो संस्कृत का विद्वान होता है, उनको कोई रुचि अन्य भाषा साहित्य में कम होती है। लेकिन जगन्नाथ पाठक जी किसी भाषा को अस्पृश्य नहीं मानते थे। वो उर्दू पर, फारसी पर उनका अच्छा अधिकार था। और जब वो विद्यार्थी थे, BHU में रुइया हॉस्टल में रहते थे, तो उनके साथ साथ इनके परम मित्र एक रहते थे, नाम नहीं लूँगा मैं, तो वो इन दोनों का व्यवहार आचरण बिल्कुल अलग अलग था। तो उसी समय से ये दीवाने गालिब का संस्कृत अनुवाद कर रहे थे। तो जब ये दीवाने गालिब ये किताब निकली, तो उस पर आलोचना के लिए हमने भेज दिया उनके मित्र को। बड़े प्रखर विद्वान थे और कविता भी बहुत बढ़िया करते थे, लेकिन वो पारंपरिक कविता करते थे। तो उस पर इन्होंने लिखा, बड़ा रोचक उन्होंने टिप्पणी दी, संस्कृत में टिप्पणी दी। जगन्नाथ पाठकः मित्र थे, इसलिए जगन्नाथ को श्री नहीं लगाया, उन्हें वहाँ कुछ कैसा नहीं कहा, आचार्य में नहीं कहा। जगन्नाथ पाठकः विद्यार्थी जीवनाद एव गालिब गायत्री जपम कुर्वन् आसीत्। इसी बात का उल्लेख अजीत पुष्कल जी कुछ यूं करते हैं। उन्हें गालिब से बहुत प्रेम था। चिरागे दायर अभी जो छपा तो भी गालिब का है। वो बनारस में रहे 6 महीने, तो वहाँ रह के बनारस के ऊपर कविताएँ लिखी। वो 100 छंद है, पंडित जी ने किया, वो छप गई। दूसरा कालिदास पर उनका बोला, हम पकड़ लिए। हमने कहा पंडित जी के प्रिय कौन है? तो जितने प्रिय कालिदास थे, और उससे ज़्यादा कभी कभी मुझे लगे कि मिर्जा गालिब है, क्योंकि बात बात पर उन सुना देते थे। बात हो रही है और गालिब का कोई से सुना देते थे। ये रुचि का पता चलता है। तो वो जो भ्रामक स्थिति थी लोगों के अंदर की, संस्कृत और फारसी के कवियों का कैसे क्या, अभी बहुत से लोगों की थी, मगर पंडित जी ने दोनों को आत्मसात किया। संस्कृत साहित्य में सिद्धहस्त डॉक्टर पाठक ने मृद्विका, पिपासा, कापिशायनी, विच्छित्तिवातायनी, आर्या सहस्त्ररामम, विकीर्ण पत्रलेखम जैसे कई ग्रंथ रचे, जिनमें हर एक रचना अद्वितीय है। साथ ही उन्होंने हिंदी साहित्य को थेरी गीत गाथा, पत्रलेखा के पत्र, वसंत सेना से उमराव जान तक जैसी रचनाओं से आभूषित किया।
स्वभावतः संकोची व मितभाषी डॉक्टर जगन्नाथ पाठक एकांत प्रिय थे। फिजूल की बातें, राजनीतिक चर्चा, गुटबाजी, आपसी टीका टिप्पणी एवं बेवजह के विवाद से स्वयं को दूर ही रखते थे। ये सब कहीं ना कहीं इस कारण था कि साहित्य साधना बिना किसी खलल अनवरत चलती रहे। परंतु साधना की पराकाष्ठा तो समाधि होती है और वो 7 मार्च 2017 को अपनी साधना को पूर्ण कर समाधि में लीन हो गए और हमारे पास रह गई हैं उनकी यादें, उनकी कृतियां और उनसे जुड़े चंद लोग जो उनके जीवन को किस्सों में जीवंत करते हैं। जब से आए हैं तब से पंडित जी के बगैर मैंने बताया ना कि झूसी नहीं अच्छी लगती। शब्दों की थाम के उंगली, साहित्य की वीथियों से गुजरा बचपन, भाषाओं की आत्मा को जोड़ता सेतु निर्माण में बीता जीवन। सादगी जीवन की पूंजी थी, त्याग सफलता की कुंजी थी। जो किया अर्जित या जो भी प्राप्त हुआ, सदा वाग देवी को ही किया अर्पण। भाषाओं की आत्मा को जोड़ता सेतु निर्माण में बीता जीवन। नए खोज हेतु पिपासु, दृष्टि विच्छिन्न पूर्ण, थेरियों सी संतुष्ट दीवानी गालिब सी, कापिश सी काव्यपूर्ण। सहज ही जोड़ती थी खुद से करती हुई गहन संवाद के उन्नत पथ पर आरोहण। भाषाओं की आत्मा को जोड़ता सेतु निर्माण में बीता जीवन। सेतु निर्माण में बीता जीवन।